Welcome back. This is Ram Kade and I welcome you all to a YouTube channel Ninja Trading. फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि इस चैनल पे हम लोग स्टॉक मार्केट की कंप्लीट लर्निंग को कंडक्ट करने वाले हैं राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस लेवल. सो टुडे दिस इज अवर वेरी फर्स्ट एपिसोड द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जहां आज इस एपिसोड में हम लोग सारी की सारी बेसिक्स को समझेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे बना, क्यों बना, क्या बेनिफिट्स है और आप लोगों को स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टेड रहना चाहिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन. अभी आप लोग सभी इस YouTube चैनल पे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बात जाहिर है कि आप लोग भी स्टॉक मार्केट से अपने आप को कुछ फाइनेंशियल गेन्स या फिर अपना फ्यूचर, अपना करियर देखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में. तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये उठ खड़ा होता है कि आप लोगों को क्यों इन्वेस्टेड रहना चाहिए स्टॉक मार्केट में. वेल, द आंसर इज वेरी सिंपल एंड दैट्स फॉर योर फाइनेंशियल गेन, योर ओन इनकम. मार्केट में चाहे वो पुअर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे फिर वो रिच क्लास हो, हर एक व्यक्ति मार्केट में काम करता है अपने फाइनेंशियल गेन्स के लिए. तो दूसरा सवाल ये समझ में आता है कि फिर स्टॉक मार्केट में आपकी इनकम जनरेट कैसे होती है. वेल, स्टॉक मार्केट में आपकी इनकम दो तरीके से जनरेट होती है. एक होती है लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने से और दूसरा तरीका होता है शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करने से. अभी लॉन्ग ट्रेड क्या होता है, शॉर्ट ट्रेड क्या होता है, इन दोनों चीजों से आपकी इनकम जनरेट होती है. ये क्या होता है, इसको समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि ट्रेड क्या होता है. नाउ, ट्रेड किसी भी चीज के लेन देन को हम लोग ट्रेड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, आप पैसे के बदले वहां से वेजिटेबल लेते हैं. सो यू कैन से यू हैव ट्रेडेड योर मनी अगेंस्ट वेजिटेबल. आप इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में जाते हैं, आपने पैसे दिए, पैसे के बदले आपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लिए. सो वी कैन से यू हैव ट्रेडेड मनी अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स. सो ट्रेडिंग, किसी भी चीजों के लेन देन को हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं. तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी आप लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करके एंड शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करके आप पैसे कमा सकते हैं. वेल, अब ये लॉन्ग ट्रेड क्या होता है, चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं. ऑल राइट, ओके. सो आपको अब इतना थोड़ा सा बेसिक पता होगा कि स्टॉक मार्केट में कुछ प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करता है, अप डाउन होता है, और स्टॉक्स का हमेशा एक प्राइस चार्ट बनता है. आप कहीं ना कहीं इस डायग्राम से थोड़ा मोड़ा फेमिलियर होंगे. तो समझते हैं सबसे पहले कि लॉन्ग ट्रेड क्या होता है. फॉर एग्जांपल, ये चार्ट मैंने आपके सामने शुरू किया है, एसबीआई का प्राइस चार्ट है ये. फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस एसबीआई को यहां पे, जस्ट अ सेकेंड, आई विल चेंज द कलर. आपने अगर एसबीआई को यहां पे, जब ये 400 रुपीज पे था, यहां पे बाय किया होता एंड उसके बाद में आपने यहां पे लगभग, चलो यहां पे ले लेते हैं, जब ये 500 रुपीज का हुआ, यहां पे आपने अगर एसबीआई को सेल किया होता, सो यू कुड हैव अर्न 100 रुपीज प्रॉफिट. सो दिस इज कॉल्ड एज लॉन्ग ट्रेड. बाय लो, सेल हाई, दिस इज कॉल्ड एज लॉन्ग ट्रेड. आप इस तरीके से, एक तरीका था ये पैसे बनाने का. नाउ व्हाट इज अ शॉर्ट ट्रेड? वेल, दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ना कि सिर्फ आप मार्केट जब ऊपर जाता है तब आप पैसे कमा सकते हो, बल्कि जब मार्केट नीचे गिरता है आप तब भी पैसे कमा सकते हो. कैसे, आइए मैं समझाता हूं आपको. फॉर एग्जांपल, जब मार्केट यहां पे था, जब मार्केट 540 पे था और आपको लगता है कि मार्केट यहां से गिर सकता है, तो आप अगर यहां पे मार्केट को सेल कर देते, इसको शॉर्ट करना भी बोलते हैं, आपने यहां पे मार्केट को सेल किया होता एसबीआई को, और यहां पे वापस आने के बाद में अराउंड 440 के आसपास आपने अगर इसे वापस से बायबैक किया होता, सो यू कुड हैव अगेन अर्नड 100 रुपीज ऑफ प्रॉफिट. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट सेलिंग. जब मार्केट ऊपर बढ़ा, आपने 400 पे खरीदा और आपने 500 पे सेल किया, आपने अगेन 100 रुपीज कमाए.
जब मार्केट नीचे गिर रहा था, आपको ये लगा कि मार्केट यहां से नीचे गिर सकता है, तो आपने सेल का बटन दबाया 540 पे और आपने वापस बाय का बटन दबाया 440 पे, तो आपने दोबारा से 100 रुपीज अर्न किए। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, इसी को बोलते हैं शॉर्ट ट्रेड, और उसी को बोलते हैं लॉन्ग ट्रेड। वेल, व्हाट इज once again, what is long trade? Buy low, sell high, that is a long trade. Now what is a short trade? Sell high, buy low, that is a short trade. सो अगर आप किसी भी प्राइस चार्ट को देखोगे तो आपको यह पता लगेगा कि मार्केट हमेशा ही अप डाउन होते रहता है। सो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप सिर्फ ये प्रेडिक्ट कर पाए कि मार्केट कब ऊपर जाने वाला है या मार्केट कब नीचे जाने वाला है, आप दोनों ही कंडीशन में पैसे बना सकते हो, एंड दैट इज द एडवांटेज जो एक ट्रेडर के पास में होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्वांटिटी ट्रेडिंग का एक एग्जाम्पल समझाता हूं। अगर आपने एसबीआई को लिया होता 400 रुपीज पे 1000 क्वांटिटी, 1000 कंपनी के शेयर खरीदे होते एसबीआई के 400 रुपए पे, और आपने 500 पे उसी को 1000 क्वांटिटी को सेल कर दिया होता आपने 500 रुपीज पे, तो आपका सिंपल सा प्रॉफिट होता, वो होता कंप्लीट 1 लाख रुपीज का। और उसी तरीके से अगर आपने 500 के रेंज पे 1000 क्वांटिटी को सेल किया होता एसबीआई के, एंड वापस आपने इस 400 रेंज पर वापस से उस 1000 क्वांटिटी को बाय बैक किया होता, सो आपको अगेन 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो सकता था। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लॉन्ग ट्रेड एंड शॉर्ट ट्रेड। और अगर आप लोग मार्केट में देखोगे, सो हमेशा स्टॉक मार्केट अप डाउन करते रहता है, एंड दैट्स व्हाई द स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। वेल, अब ये जो पूरी सीरीज होने वाली है इस चैनल पे, जो भी एपिसोड्स बनेंगे वो स्पेशली उन्हीं चीजों को डेडिकेटेड रहेंगे कि हम लोग ये प्रेडिक्ट कर पाए कि मार्केट कब ऊपर जा सकता है और मार्केट कब नीचे आ सकता है। अगर आप लोग सिर्फ इतनी सी बात अगर सही प्रेडिक्ट कर पाए, एवरीबडी कैन मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन ऑल द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। अब समझते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे बना, क्यों बना, और आपको क्या एडवांटेजेस है, क्या बेनिफिट्स हैं, और ये सारा का सारा सिस्टम किस तरीके से काम करता है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्यों बनाया गया। वेल, सिंपल लैंग्वेज में, इट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर कंट्री, कंपनीज, और यू कैन से द बिजनेस ऑफ आवर कंट्रीज एंड द फॉर पब्लिक। कंट्री मतलब हमारे देश के लिए, हमारे देश के बिजनेस के लिए, और लोगों के प्रॉफिट के लिए इसे बनाया गया। ये तीनों चीजों को, मतलब इन तीनों को किस प्रकार से स्टॉक मार्केट से फायदा होता है, इसको समझते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट क्यों बनाया गया। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं किसी मतलब हमारे देश के बिजनेस को या फिर कंपनीज को इसका क्या फायदा होता है स्टॉक मार्केट की वजह से। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। एक कंपनी है XYZ कंपनी। अब मान के चलते कि उस कंपनी का टोटल नेटवर्थ लगभग 1,000 करोड़ का है, और लेकिन ये कंपनी अभी नेशनल लेवल पे है, लेकिन इसे अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। जो टोटल उसकी जो नेटवर्थ है 100 करोड़ की जगह पे, वो चाहती है कि मेरी कंपनी 1,000 करोड़ की हो, इंटरनेशनल लेवल पे मेरा बिजनेस जाए। तो इसके लिए कंपनी को फंडिंग की जरूरत चाहिए रहेगी हमेशा। सो अभी फंडिंग को इकट्ठा करने के लिए XYZ कंपनी क्या करेगी, पब्लिक में एक आईपीओ लॉन्च करेंगे। आईपीओ का मतलब क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। XYZ कंपनी अपने कंपनी के बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए लोगों से बोलेगी कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदिए, आप हमारी कंपनी के स्टॉक्स खरीदिए। उसके अगेंस्ट में मैं आप लोगों को हमारी कंपनी की पार्टनरशिप दूंगा, मैं आपको मेरी कंपनी की शेयर्स दूंगा, मैं अपनी कंपनी की हिस्सेदारी आपको दूंगा। सो यहां पे ये एक और बात समझ में आती है। शेयर का मतलब क्या होता है? किसी भी कंपनी के साथ में हिस्सेदारी, भागीदारी, पार्टनरशिप, उस कंपनी की ओनरशिप, दैट इज कॉल्ड एज अ शेयर। सो XYZ कंपनी ने बोला कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको हमारी कंपनी के कुछ शेयर्स देंगे, और अगर फ्यूचर में हमने बढ़िया बिजनेस किया, हमारी कंपनी अगर ग्रो होती है, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो भी हमारे साथ साथ ग्रो होगी। सो लोगों को लगा XYZ कंपनी बहुत अच्छी है और यहां पर हमारा बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का हर एक शेयर 100 रुपीज का था, और लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया और इस कंपनी के शेयर्स को खरीद के रखे। कंपनी के पास में फंडिंग आ गई, कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपांड कर दिया, ये तो हो गया कंपनी का बेनिफिट। लेकिन अब पब्लिक को क्या बेनिफिट हुआ? फॉर एग्जाम्पल, 2-3 सालों में ये 1,000 करोड़ की कंपनी मान के चलते 2,000 करोड़ की हो जाती है।
तो इससे क्या हो जाएगा, जिन लोगों ने 100 रुपीज को इन्वेस्ट किया था, अब उनका जो पैसा है वो 200 रुपए हो चुका रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आने वाले 5 सालों में ये कंपनी अब 5,000 करोड़ की हो जाती है, तो इससे पब्लिक को क्या बेनिफिट होगा? वेल, कंपनी ने तो कमाया, अपना बिजनेस को एक्सपेंड किया, कंपनी ने तो कमाया, पब्लिक को क्या फायदा हुआ इससे? 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, अगेंस्ट में 5 साल बाद जब कंपनी 5,000 करोड़ की हो गई तो लोगों को बेनिफिट हुआ 500 रुपए, मतलब 400 रुपए का नेट प्रॉफिट पब्लिक ने कमा ली थी इस कंपनी के साथ में रहते हुए। सो इसी तरीके से क्या फायदा हुआ फिर, आइए समझते हैं। कंपनी को डेफिनेटली फंडिंग मिल गई, अपना बिजनेस एक्सपांड उन्होंने कर दिया। पब्लिक को क्या फायदा हुआ? कंपनी ने ग्रो किया तो पब्लिक का पैसा ग्रो किया, लोगों ने बिना कुछ काम किए कंपनी में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाए। यहां पे समझ में आता है इन्वेस्टमेंट के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज अ सॉलिड इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज अ लिक्विड इन्वेस्टमेंट। अब ये सॉलिड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? वेल, आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो, लैंड खरीदते हो, गोल्ड खरीदते हो या फिर कोई बिजनेस खरीदते हो, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड इन्वेस्टमेंट। लिक्विड, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के लिए क्या प्रॉब्लम है? आपको बड़ा कैपिटल चाहिए हमेशा। ऑन द अदर हैंड, लिक्विड इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इंडेक्स फंड, ये सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो आप 100 रुपए से, 10 रुपए से, 50 रुपए से शुरू कर सकते हो, और अगर कंपनी आपका स्टॉक ग्रो करता है तो आपकी 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट 500 रुपए की हो सकती है। एक छोटा मिडिल क्लास या फिर एक कोई पुअर पर्सन भी एक छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके अब यहां से एक पैसिव इनकम कमा सकता है स्टॉक मार्केट से। सो ये पब्लिक का बेनिफिट हुआ। अब कंट्री का क्या बेनिफिट होगा? किसी भी कंट्री का अगर बिजनेस डेवलप हो रहा है, लोग डेवलप हो रहे हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस पैसे कमा रहा है, तो अल्टीमेटली उस देश का भी ग्रोथ होगी। और जब पब्लिक कमाएगी तो टैक्स पे करना पड़ेगा पब्लिक को, सो गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू जनरेट होगा। कंपनीज कमाएगी, उन्हें भी कुछ टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू जनरेट होगा, अल्टीमेटली कंट्री की डेवलपमेंट होगी। सो नेक्स्ट समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है। वेरी सिंपल। आपको कभी आप वेजिटेबल मार्केट में गए होंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में गए होंगे, जिस प्रकार से वेजिटेबल मार्केट होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट होता है, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी होता है। नाउ वेजिटेबल मार्केट में आप पैसे के बदले आपको वेजिटेबल्स मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में पैसे के बदले आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एट द सेम टाइम स्टॉक मार्केट में आपको पैसे के बदले कंपनी के स्टॉक्स, मतलब कंपनी के शेयर्स आप लोगों को मिलते हैं। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का फॉर एग्जांपल कोई मॉल होता होगा, इम्प्रेस सिटी मॉल, इटर्निटी मॉल, जहां आप जाके पैसे के बदले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हो, उसी प्रकार से हमारे स्टॉक मार्केट में भी एनएसई एंड बीएसई, ये दो एक्सचेंजेस है जहां से हम पैसे के बदले कंपनी के स्टॉक्स खरीद सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मॉल में फिजिकली जाकर हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्या उसी तरीके से यहां पे भी एनएसई और बीएसई, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहां पर जाकर पैसे देकर हम लोगों को स्टॉक्स खरीदने हैं? बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम कुछ और तरीके से काम करता है। हालांकि ये सिस्टम बिल्कुल बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपको पैसे आपको एक लोन चाहिए, तो क्या आप डायरेक्टली आरबीआई के पास में जाओगे? बिल्कुल नहीं। बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है? सबसे पहले आरबीआई होता है, आरबीआई के बाद में उनके साथ में बैंक अकाउंट्स कनेक्टेड होते हैं, और उन बैंक अकाउंट में हम अपना अकाउंट ओपन करके, हमारा सेविंग अकाउंट को ओपन करके हम पैसे के ट्रांजैक्शन, मतलब दूसरे के अकाउंट में पैसे भेजना, अपने पैसों को सेव करना, बैंक से लोन लेना, ये सारे काम करते हैं। और जो बड़ा बिजनेस होता है वो बैंक्स आरबीआई के साथ में पैसे की लेन देन करती है। उसी तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये गवर्नमेंट का एक स्टॉक एक्सचेंज है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एक प्राइवेट फर्म है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ एक्सचेंजेस हैं हमारे कंट्री में, बट विल बी मेनली टॉकिंग अबाउट द एनएसई, क्योंकि ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। सो यू कैन कंसिडर आरबीआई, आरबीआई को आप एनएसई एंड बीएसई के साथ में कंपेयर कर सकते हो। और एनएसई एंड बीएसई एक्सचेंजेस है, इनसे कनेक्टेड होते हैं मार्केट में कुछ डीमैट अकाउंट ओपन करवाने वाली ब्रोकिंग कंपनीज, जो पब्लिक को जिस तरीके से बैंक अकाउंट्स होते हैं उसी तरीके से पैसे के बदले शेयर्स को खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। और इन्हें ओपन करने वाली कुछ कंपनीज लाइक जीरोधा, एंजल्स ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, एलिस ब्लू, देयर आर लॉट मेनी कंपनीज। उनके साथ में अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट को ओपन किया तो आप उस डीमैट अकाउंट से पैसे के बदले स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। सो आप किनके थ्रू खरीदेंगे? आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू, मतलब जीरोधा, एंजल्स ब्रोकिंग, जो भी डीमैट अकाउंट ओपन करने वाली ब्रोकिंग कंपनी होती है, उनके थ्रू आप स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। जो स्टॉक्स आपके अकाउंट में देगी
वो एनएसी देगी, एनएसी और बीएसई, और पैसे आप अपने डीमैट अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करोगे। सो यू कैन कंसीडर आपका डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट के सेविंग अकाउंट की जैसे है। बैंक अकाउंट में हम पैसे सेव करते हैं और डीमैट अकाउंट में हम अपनी कंपनीज के शेयर्स को सेव करके रख सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है। फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल से समझते हैं ट्रेड इनिशिएट कैसे होता है। राम ने XYZ कंपनी का शेयर खरीद के रखा था। मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं। ओके, राम ने जस्ट गिव मी मिनट। हाँ, राम ने XYZ कंपनी का शेयर को बाय करके रखा था 100 रुपीज प्राइस पे। नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग कि मेरा जो शेयर है वो 500 रुपीज में सेल होना चाहिए। तो ये अपने डीमैट अकाउंट में ऑर्डर पंच करेंगे, सेल XYZ कंपनी का शेयर एट द प्राइस ऑफ 500 रुपीज। उसका अकाउंट है मान के चलते जीरोधा में। सो जीरोधा इस प्राइस को डिस्प्ले करेगा एनएसई में। नाउ एनएसई से मार्केट में, मतलब हर जगह पे इसको डिस्प्ले कर देगी। अब फॉर एग्जांपल शाम बैठा हुआ है दिल्ली में, उसे समझ में आता है XYZ कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अगर 500 रुपीज पे भी अगर उसे कोई सेल करने वाला मिल जाए तो मैं इस स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार हूं, मुझे इस कंपनी पे भरोसा है। ये अपने डीमैट अकाउंट एंजल्स ब्रोकिंग में प्रिंट करता है प्राइस बाय XYZ कंपनी का शेयर एट द प्राइस ऑफ 500 रुपीज। तो इसने, राम ने सेल किया था 500 पे, सेल का ऑर्डर पंच किया था। सॉरी अगर मिस्टेक हुई होगी तो। राम ने 500 रुपीज पे सेल का ऑर्डर पंच किया था और शाम ने 500 रुपीज पे बाय ऑर्डर को पंच किया। एनएससी में ऑलरेडी डिस्प्ले हो रखा था कि 500 की बोली लगी हुई XYZ कंपनी के शेयर की। राम एक सेल बायर मिल गया, राम एक सेलर था, शाम एक बायर था, और इस तरीके से जीरोधा ने इस शेयर्स को एनएससी के थ्रू इस एंजल्स ब्रोकिंग डीमैट अकाउंट, शाम के डीमैट अकाउंट में उस शेयर्स को ट्रांसफर कर दिए और शाम के 500 रुपीज एंजल्स ब्रोकिंग ने एनएससी के थ्रू राम के डीमैट अकाउंट में ले लिए। अब राम जब भी चाहे इसे अपने सेविंग बैंक अकाउंट में विड्रॉल ले सकता है। तो कुछ इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। ओके, सो अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आपने देखा होगा जो मैंने अभी आप लोगों को प्राइस चार्ट दिखाया था, हमेशा वो फ्लक्चुएट होता है, अप डाउन होता है। तो ये अप डाउन कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं हम लोग। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। LIC कंपनी का एक IPO लॉन्च हो रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। बहुत अच्छी कंपनी है और कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, इसलिए उसे कैपिटल की जरूरत है और इसीलिए कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लोगों को अपनी हिस्सेदारी ऑफर करने का वो प्रस्ताव सोचती है और अपने कंपनी को वो टोटल 200 शेयर्स में डिवाइड कर देती है। हाँ, कंपनी अपने आप को 200 शेयर्स में डिवाइड कर देती है और कंपनी सोचती है कि 50% का स्टेक, मतलब 50% शेयर, मतलब 100 शेयर्स हमारी कंपनी के हम अपने पास में रखेंगे। ऑन द अदर हैंड 50% कंपनी की जो हिस्सेदारी थी, मतलब बचे हुए 100 शेयर्स हम पब्लिक में IPO के थ्रू बांट देंगे, लोगों को बेच देंगे कंपनी के शेयर्स। इससे हमारे पास में थोड़ी सी फंडिंग आ जाएगी कंपनी की। सो 100 शेयर्स को उन्होंने सेल करने का मार्केट में फैसला किया और नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हर एक प्राइस शेयर की थी 50 रुपीज। 50 रुपए के हिसाब से लोगों ने शेयर्स खरीदे, मान के चलते हैं। नाउ राम ने खरीदा 50 रुपए पे और राम सोचता है कि LIC कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, कंपनी की मोनोपोली है मार्केट में, कम से कम 5-6 साल बाद जब भी इसका प्राइस कभी 150 रुपए होगा मैं तब सेल करूंगा। इस सोच में उसने इस कंपनी का IPO को बाय किया था। शाम एक पर्सन था, उसने 50 रुपीज पे भी खरीदा। वो सोचता है कि यार 2-4 साल में ही अगर प्राइस 100 रुपीज हो जाए तो मैं 100 रुपीज पे सेल कर दूंगा, मेरा कोई लॉन्ग टर्म का बड़ा विजन नहीं है। राहुल थोड़ा और शॉर्ट टर्म विजन वाला था। राहुल ने सोचा 50 रुपीज पे लिया था, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, 6-7 महीना या 1 साल में भी अगर 80 रुपीज का प्राइस मिल जाए तो मैं 80 रुपीज में सेल कर दूंगा, तब तक कि मैं इस शेयर्स को होल्ड करके रखूंगा। दूसरा विनय बोलता है कि यार मैं जल्द से जल्द एक छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर इस अपॉर्चुनिटी से एग्जिट कर जाऊंगा, मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी अगर कोई मिलती है उसे देखूंगा, कंपनी बहुत अच्छी है, मुझे गारंटी कि इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो अगर कोई मुझे 70 रुपीज का प्राइस देने के लिए तैयार हो जाए तो मैं इस कंपनी के शेयर को मैं सेल कर दूंगा। अब इन लोगों ने 50 रुपए पे सारे इस कंपनी के शेयर, LIC कंपनी के शेयर को खरीद के रखा था। इन्होंने अभी खरीद के रखा, तो अब इन्होंने खरीद के क्यों रखा, डेफिनेट सी बात है इन्होंने मार्केट में वापस से सेल करने के लिए खरीद के रखा हुआ है। सो नाउ इन्होंने खरीद के रखा, अब ये मार्केट में वापस से बेचने वाले हैं।
इसीलिए इन लोगों को हम लोग बोलेंगे सप्लायर। ये माल को सप्लाई करने वाले हैं मार्केट में, इनसे और लोगों को शेयर्स मिलने वाले हैं, इसलिए वी विल कॉल देम एज द सप्लायर्स। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग थे जिन लोगों को एलआईसी कंपनी के शेयर्स नहीं मिल पाए। अब ये लोग चाहते हैं कि यार मैं खरीदना चाहता हूं। इन लोगों को हम नाम देते हैं B1, B2, B3 एंड B4। नाउ ये 4 लोग थे। अब फॉर एग्जाम्पल सोचते हैं, एक मिनट मैं आप लोगों को एक व्हाइट बोर्ड से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल B1 बंदा सोचता है कि यार 50 रुपीज पे आईपीओ लॉन्च हुआ था, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन मैं इसे 60 रुपए पे खरीदूंगा। अब देखिए आपको यहां पर कोई दिख रहा है 60 रुपए पे सेल करने के लिए तैयार है? कोई भी नहीं। B2 बोलता है कि कंपनी बहुत अच्छी है, मैं 62 रुपीज में खरीद लूंगा। B3 भी बोलता है कंपनी बहुत अच्छी है, अगर मुझे कोई 65 में सेल करने के लिए तैयार हो जाए तो मैं खरीद लूंगा। लेकिन B4 एक ऐसा पर्सन है जिसके जो पेशेंस लूज कर जाता है, उसका स्ट्रांग बिलीव है एलआईसी कंपनी पे, और वो किसी भी कीमत पे खरीदना चाहता है क्योंकि उसे फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है एलआईसी कंपनी का। सो वो पंच करता है, अगर कोई 70 रुपीज में भी एलआईसी कंपनी का शेयर्स मुझे देने के लिए तैयार है तो मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूं। अब यहां पे क्या था, सप्लायर्स में, सप्लाई चेन में विनय रेडी था 70 रुपीज पे सेल करने के लिए, और B4 रेडी हो गया 70 रुपीज पे बाय करने के लिए। सो इस तरीके से ये ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। विनय सेल कर चुका होगा B4 पर्सन को ये शेयर 70 रुपीज पे। सो स्टॉक प्राइस कुछ इस तरीके से होगा, जिसका प्राइस पहले अभी 50 रुपीज था, ये प्राइस अभी बढ़ के 70 रुपीज हो चुका रहेगा। दूसरे दिन डिस्प्ले पे इसका प्राइस 70 रुपीज दिखेगा, और इसको देखकर क्या होगा, मार्केट में ग्रीड फैक्टर उठेगा, मार्केट में एक न्यूज फैलेगी, एलआईसी कंपनी का शेयर एक हफ्ते के अंदर अंदर 50 रुपीज पे 70 रुपीज पे जंप कर दिया। लिटरली 35% की ग्रोथ एक हफ्ते में एलआईसी कंपनी ने दी। अब इससे क्या होगा, और ग्रीड जनरेट होगा, मतलब क्या होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। तो यहां पे एक बात और समझ में आती है, जितने भी हमारे बायर कैटेगरी के लोग हैं ये सारे डिमांडर हैं, इनको डिमांड है एलआईसी कंपनी के शेयर की, इनको चाहिए। सो इसलिए हम लोग कहेंगे ये हमारा डिमांड करने वाले लोग हैं। अब B3 का पेशेंस थोड़ा और लूज होता है, बोले कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, मौका कहीं मेरे हाथ से छूट ना जाए, तो इससे बेहतर है कि अगर कोई मुझे 80 रुपीज पे भी सेल करने के लिए तैयार हो तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। अब यहां पे क्या होता है, राहुल सेल करने के लिए तैयार था 80 रुपीज पे, B3 रेडी हो गया 80 रुपीज पे खरीदने के लिए। सो ये ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, ये ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट डे इसकी प्राइस शो करेगी 80 रुपीज। और मार्केट में ग्रीड फैक्टर बढ़ा कि एलआईसी कंपनी का शेयर तो बिल्कुल लगातार ग्रो होते हुए जा रहा है। B4 अपना पेशेंस लूज करता है, बोलता है कोई 100 रुपीज पे अगर ले सेल करने के लिए तैयार हो तो मैं रेडी हूं। शाम रेडी था 100 में सेल करने के लिए, B2 रेडी हो गया 100 पे बाय करने के लिए, ट्रेड इनिशिएट हो गया, प्राइस चला जाएगा 100 रुपीज पे। अब ये सब देखकर B1 हार मान जाता है, बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा ऐसा सोचता है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, यार कोई अगर 150 में भी देने के लिए तैयार है तो मैं 150 रुपीज पे खरीदने के लिए तैयार हूं। B1 बोलता है, राम तैयार था 150 रुपीज पे सेल करने के लिए, और ये ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, एंड नेक्स्ट प्राइस एलआईसी की हो जाएगी, दैट विल बी 150 रुपीज। वेल, इस तरीके से प्राइस बढ़ता है स्टॉक मार्केट में। अब ड्रॉप कैसे होता है, ड्रॉप कैसे होता है समझते हैं। जस्ट गिव मी मिनट, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। हाँ, अब समझते हैं प्राइस ड्रॉप कैसे होता है। वेल, क्या होता है, अचानक से मार्केट में एक न्यूज निकलती है कि एलआईसी कंपनी जो है वो लॉस कर रही है। लॉकडाउन में कोरोना वायरस के टाइम पे काफी सारा कंपनी को अपना क्लेम देना पड़ा, तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कंपनी धीरे धीरे लॉस में जा रही है। इससे क्या होगा, इससे मार्केट में फियर जनरेट होगा। अब हमारे जितने भी ये बायर्स थे, इन लोगों ने अभी खरीद के रखा है, अब ये लोग कौन रहेंगे, अब ये लोग तो बेचने वाले रहेंगे। सो अभी हमारे जो डिमांडर्स थे वो अब सप्लायर्स हो जाएंगे मार्केट में, हमारे वो नए सप्लायर्स बन जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल ये रेडी हो जाते हैं सेल करने के लिए, अब ये B1 बन जाएगा S1, मतलब सेलर 1। ये बोलता है यार मेरे पैसे कहीं लॉस मुझे ना हो जाए, चलो 150 पे लिया था, थोड़ा मोड़ा लॉस बेयर करके अगर कोई 120 में अगर इसे खरीदने वाला मिल जाए, सो आई एम रेडी टू सेल इट ऑन 120, है ना। उसकी अलग अलग प्राइस लगती है।
बायर टू रेडी, चलो बायर टू रेडी हो जाता है 100 रुपीज पे, अगर कोई सेल करने के लिए तैयार हो तो मैं 100 रुपीज पे सेल कर दूंगा। बायर 3 जो पहले था वो सेलर हो गया है, वो रेडी हो जाता है 90 रुपीज में, कोई सेल कर ले, मतलब सॉरी बाय कर ले 90 रुपीज में मुझसे, तो मैं 90 रुपीज में सेल कर दूंगा। और बायर 4 जो था वो सेलर 4 हो चुका है, वो बोलता है यार 60 रुपीज में भी अगर कोई इसे बायर मुझे मिल जाए तो मैं 60 रुपीज में सेल कर दूंगा। तो जो हमारे अब ये हमारे नए सप्लायर्स रहेंगे, ये हमारे नए सेलर्स आएंगे। अभी सॉरी, हाँ, अब आते हैं प्राइस ड्रॉप कैसे होगी। फॉर एग्जांपल, अब राम ने सोचा यार कंपनी तो बहुत अच्छी है, अभी फिलहाल इसे प्रॉब्लम है लेकिन इसका फ्यूचर ब्राइट है, चलो ये पर्सन 120 रुपए में सेल करने के लिए तैयार है, तो मैं इसे 120 रुपए में खरीद लेता हूं। जैसे ही राम ने 120 रुपए में खरीद लिया तो ये ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा और ये 150 से इसका प्राइस आ जाएगा अब 120 रुपीज पे। नाउ 120 रुपीज पे आ गया। उसके बाद में फिर थोड़ा सा और डेवलप हुआ, सेलर 2 बोला मुझे 100 रुपीज पे सेल करना है, और शाम बोलता है यार कंपनी बढ़िया है लेकिन 100 रुपीज पे अगर मिले तो मैं ले लूंगा, क्योंकि कंपनी को थोड़ा सा भी दिक्कत चल रही है। सेलर 2 रेडी हो गया 100 रुपीज में सेल करने के लिए, और शाम भी रेडी था इसे 100 रुपीज में बाय बैक करने के लिए। तो वापस से ये ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा और अब इसका प्राइस वापस से हो जाएगा 100 रुपीज। अब प्राइस तो ड्रॉप होते जा रहा है, लेकिन लोग कुछ ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं मार्केट में। राहुल बोलता है कंपनी बहुत बढ़िया है, फिलहाल प्रॉब्लम है लेकिन फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। लेकिन LIC कंपनी का शेयर अगर मुझे कोई 90 रुपीज पे देने के लिए तैयार हो तो ही मैं खरीदूंगा, ऐसा राहुल बोलता है। सेलर 3 रेडी था 90 रुपीज में देने के लिए, राहुल खरीद लेता है 90 रुपीज पे और स्टॉक प्राइस गिर जाता है। अब 90 रुपीज पे इसका डिस्प्ले प्राइस हो जाएगा, और अब अचानक से मतलब न्यूज आ जाती है कि LIC कंपनी के जो CEO है वो रिजाइन करने वाले हैं। सो इससे और नेगेटिविटी फैलती है। अब सेलर 4 रेडी हो जाता है, यार 60 रुपीज में भी अगर कोई लेने के लिए तैयार हो, मेरे पैसे कहीं जीरो ना हो जाए, 60 रुपीज में अगर कोई लेने के लिए तैयार हो तो मैं इसे सेल कर दूंगा। विनय रेडी हो जाता है, विनय बोलता है यार एक CEO गया तो क्या हुआ, दूसरा तो आएगा ना, कंपनी चलते रहेंगी। आशावादी होता है विनय काफी, और विनय इसे खरीद लेता है 60 रुपीज के प्राइस पे। सो नेक्स्ट डिस्प्ले प्राइस होता है 60 रुपीज LIC कंपनी का। सो इस तरीके से किसी भी स्टॉक का प्राइस अप या फिर डाउन होता है। तो यहां से क्या समझ में है हम लोगों को कि कभी भी मार्केट में प्राइस अप डाउन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड। सप्लायर्स कौन होते हैं, जो लोग मार्केट में बेचने वाले हैं। डिमांडर्स कौन होते हैं, जो लोग मार्केट में बाय करने वाले, क्योंकि उनको डिमांड है माल की। सप्लायर के पास, ठीक है। अच्छा, एक और समझते हैं, प्राइस ऊपर कब जाती है, जब मार्केट में सप्लाई कम होती है लेकिन डिमांड बहुत होती है कि यार मुझे किसी भी प्राइस पे खरीदना है, डिमांड बहुत तगड़ी है, सप्लाई कम है, प्राइस ऊपर जाएगी। प्राइस गिरता कब है, जब सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है। उदाहरण से समझाता हूं, आप मार्केट वेजिटेबल मार्केट में गए सब्जी भाजी खरीदने के लिए, उस मार्केट में जाते हो, पूरा मार्केट आपको रेड रेड दिखाई देता है, रेड टमाटो से। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में सप्लाई टमाटो की बहुत ज्यादा है और आप पिछले एक हफ्ते से टमाटर की चटनी खा खा के आप बोर हो चुके हो, और आप सोचते हो कि आज दोबारा से मुझे टमाटर लेने पड़ेंगे। सो आप बोलते हैं नहीं यार, मैं टमाटर छोड़ के कुछ और ले लूंगा। इससे क्या समझ में आ रहा है, टमाटर बेचने वाले मार्केट में माल तो बहुत पड़ा है, मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा है, लेकिन यार आप लोग तो खरीदने के लिए तैयार नहीं हो। तो फिर सप्लायर क्या सोचेगा, यार 20 रुपए किलो छोड़, अगर कोई 2 रुपए किलो का भी टमाटर खरीद लेना तो मैं बेचने को तैयार हूं। प्राइस ड्रॉप हो गया, क्यों, क्योंकि सप्लाई बहुत तगड़ी थी लेकिन मार्केट में डिमांड बिल्कुल नहीं थी, इसलिए प्राइस ड्रॉप हो गया। सो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में भी किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस अप या डाउन होता है इसी सप्लाई एंड डिमांड के चयन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी और समझते हैं हम लोग। ओके, कुछ रीजंस मैं आपको दे रहा हूं जिसके कारण आप लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट रहना चाहिए। एक ब्यूटीफुल फैक्ट आप लोगों को मैं बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2000 ईयर में आपने अपने कमाई का 1 लाख रुपए को बैंक में सेव करके रखा होता, FD की होती, तो आज उसकी टोटल वैल्यू लगभग 4 लाख रुपए की होती। ऑन द सेम टाइम अगर आपने SBI कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे होते 2000 में, ईयर 2000 में प्राइस चल रही थी 19 रुपीज, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया होता, लगभग 5000 क्वांटिटी आपको मिली होती, और उसके 10 साल बाद आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगभग 4,73,000 का होता।
और अभी तक 2022 तक के 500 रुपए का एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है एसबीआई का। इस ईयर का एवरेज प्राइस मैं बता रहा हूं, अभी तक का ये टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 26 लाख रुपए में कन्वर्ट हो चुका रहता, वो आपका 1 लाख रुपए जो ईयर 2000 में आपने इन्वेस्ट कर रखा था, 3 लाख रुपए का कंपनी अभी तक के लगभग डिविडेंड बांट चुकी है। सो टोटल आपके रिटर्न्स होते लगभग 30 लाख रुपीस। बैंक में एफडी किया होता 4 लाख रुपीस की वैल्यू थी आपके एफडी की। ऑन द अदर हैंड एसबीआई आपको अभी तक के 30 लाख रुपए का रिटर्न दे चुका होता। इंडसइंड बैंक में अगर आपने ईयर 2000 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, 6000 क्वांटिटी आपको मिलती, 10 साल के बाद में एवरेज उसकी ट्रेडिंग प्राइस 200 रुपए थी, 13 लाख रुपए का रिटर्न हो चुका रहता आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। और आज 2022 में एवरेज ट्रेडिंग प्राइस उसकी 1000 रुपीज है, 66 लाख रुपीज हो चुका रहता आपका वो 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट। सिर्फ 20 साल के अंदर 5 लाख रुपए का कंपनी डिविडेंड बांट चुकी है, तो टोटल लगभग 70 लाख के आसपास के आपके रिटर्न्स होते। 20 साल के अंदर आपका 1 लाख रुपए 70 लाख रुपए में कन्वर्ट हो चुका रहता। दैट्स द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। ब्रिटानिया कंपनी, आप बिस्किट खाते, काफी सारे प्रोडक्ट इसके यूज करते हैं। इस कंपनी में अगर आपने आज से ठीक 10 साल पहले अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो आज 10 साल बाद, 10 साल पहले इसकी एवरेज ट्रेडिंग प्राइस 150 रुपए थी। 10 साल के बाद में, मतलब 2022 चल रहा है, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस इसकी 3500 रुपए की है। वो आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 23 लाख रुपए कन्वर्ट हो चुका रहता। 4 लाख रुपए के आसपास कंपनी डिविडेंड बांट चुकी है। लगभग 28 लाख रुपीस, 27 लाख रुपीस के आसपास की आपकी एवरेज रिटर्न होती अगर आपने स्टॉक मार्केट में इस पैसे को इन्वेस्ट किया होता तो। एंड दैट इज द पावर ऑफ लिक्विड इन्वेस्टमेंट। सो नाउ दूसरे क्या बेनिफिट्स हैं? वर्क फ्रॉम एनीवेयर, बी योर ओन बॉस। आपको जब काम करना है तब कीजिए, जब आपको छुट्टी लेनी है तब आप लीजिए। सो दोज आर सम बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन द स्टॉक मार्केट। सो अभी समझते हैं अब क्या करें। अभी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज तो छूट चुकी है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। आधी पिक्चर अभी खत्म हो चुकी है, आधी पिक्चर अभी बाकी है, और बची हुई इस आधी पिक्चर को हम लोगों को हिट करना है। सो व्हाट टू डू नाउ टू अर्न फ्रॉम द स्टॉक मार्केट? यू विल हैव टू बिकम द प्रोफेशनल। सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही कमाने के लिए आपको प्रोफेशनल नहीं बनना पड़ता। लाइफ में किसी भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, उससे आपको कमाने के लिए हमेशा उस लाइन का प्रोफेशनल बनना पड़ता है, आप तभी कमा सकते हैं। सो स्टॉक मार्केट में भी आपको एक प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। एंड टू बिकम अ प्रोफेशनल देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड अ 4E प्रोसेस टू बिकम अ प्रोफेशनल। नाउ व्हाट इज दैट प्रोसेस? 4E प्रोसेस। E नंबर 1 दैट इज एजुकेशन। यू विल हैव टू टेक द एजुकेशन। उस लाइन में आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। E फॉर एग्जामिनेशन, आपको एग्जाम देनी पड़ेगी उस लाइन में। E फॉर एक्सपीरियंस और सम एक्सपेरिमेंट्स, आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। एंड E फॉर एथिक्स, आपको कुछ एथिक्स बनाने पड़ेंगे, रूल्स डेवलप करने पड़ेंगे। आप तभी किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर या फिर कोई इंजीनियर, दोज आर प्रोफेशनल, दे अर्न लॉट। व्हाई? बिकॉज दोज आर प्रोफेशनल। हाउ दे बिकम प्रोफेशनल? वेल, E फॉर एजुकेशन। एक इंजीनियर ने इंजीनियर बनने के लिए, वो पहला सैलरी उठाने के लिए पहले 4 साल उसने पढ़ाई करी है। सिर्फ 4 साल पढ़ाई करने से वो इंजीनियर नहीं बना। 4 साल में लगभग 8 बार उसने एग्जाम दी है। E फॉर एग्जामिनेशन, एग्जाम देने से ही वो प्रोफेशनल नहीं बना। E फॉर एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंस, उसने उन 4 साल में लगभग 8 बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, अपने प्रोजेक्ट्स बनाए और वो कॉलेज में सबमिट किए। मार्केट में एक्सपीरियंस लिया उसने, वो जॉब से पहले क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप, एक्सपीरियंस लिया मार्केट में, और उसके बाद में उसने कुछ रूल्स बनाए कि अब मेरे पास में इतनी नॉलेज है, इतनी एजुकेशन है, मैंने सारे एग्जामिनेशन क्रैक कर दिए, मैं अब किसी भी कंपनी के लिए काम करूंगा, उस कंपनी को डेवलप करूंगा, मैं अपनी ग्रोथ करूंगा, उस कंपनी की ग्रोथ करूंगा, और बदले में मैं मोटे पैसे चार्ज करूंगा। डॉक्टर की भी यही कहानी है, किसी इंजीनियर या फिर किसी भी प्रोफेशनल की यही कहानी होती है। एंड स्टॉक मार्केट से भी आपको क्या लगता है, आपने आज ज्वाइन कर लिया, डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया और आप कमाना शुरू करोगे? बिल्कुल नहीं। आपको भी यहां से कमाने के लिए प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, जो कि इस चैनल पे हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टार्टिंग टू एडवांस लेवल। E फॉर एग्जामिनेशन, जो आपने इस चैनल में पढ़ा, रोज स्टॉक मार्केट आपकी एग्जाम लेगा। आप सही हो या फिर गलत। अगर आप सही हो तो आप अच्छे पैसे कमाओगे, और अगर आपकी एजुकेशन प्रॉपर आपने नहीं कंप्लीट करी तो आपको हो सकता है छोटे मोटे नुकसान होंगे। वेल, विल मेक श्योर कि आप लोगों को कभी भी नुकसान ना हो स्टॉक मार्केट में। E फॉर एक्सपीरियंस, जब आपने एजुकेशन ली इस चैनल से और आप अभी धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू किए, सो इससे आपका समय के साथ एक्सपीरियंस डेवलप होगा।
You will have to invest at least 1, 2, 3 years to become a professional in this field. रातों रात कोई भी करोड़पति नहीं होता. आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करोगे एंड देन आप प्रोफेशनल बनने के 90% स्टेज तक कंप्लीट हो जाओगे. आपको कुछ एथिक्स बनाने पड़ेंगे. ई फॉर एथिक्स, आपको सर्टेन रूल सेट्स बनाने पड़ेंगे कि मैं मार्केट में कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करूंगा, कभी भी दूसरों के टिप पर भरोसा करके मैं कहीं पे भी आंख बंद करके पैसे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं कभी ग्रीडी नहीं बनूंगा. अगर मुझे छोटा मोटा कभी लॉस हो जाता तो मैं कभी हार नहीं मानूंगा. मैं हमेशा अपने लर्निंग को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा और जब भी मुझसे गलती हो तो मैं हमेशा ये सोचूंगा कि मुझसे गलती कहां हुई और क्यों हुई. मैं अपनी गलती को सुधारूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा. कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ एथिक्स आपको बिल्ड करनी पड़ेंगी और ये 2, 3, 4 साल का अगर आपने समय इस फील्ड में दे दिया, कांग्रेचुलेशंस, वन डे यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल इन द स्टॉक मार्केट. सो नाउ हम अपनी एजुकेशन को किस प्रकार से कंडक्ट करने वाले, आइए आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ. एजुकेशन में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन किस तरीके से रीड करें. मतलब टेक्निकल एनालिसिस में एक फंडा होता है दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइस एक्शन. उसको सीखेंगे. चार्ट को एनालाइज करना सीखेंगे, स्टॉक मार्केट को एनालाइज करना सीखेंगे. ये जानेंगे एनालिसिस में कि वो कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे जा सकता है. अच्छा, बहुत अच्छी बात है. उसके बाद में क्या सीखेंगे? रिस्क मैनेजमेंट. अब हम लोगों ने ये तो प्रेडिक्ट कर लिया कि मार्केट कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे आ सकता है, बट नोबडी इज 100% करेक्ट ना. इस दुनिया में कोई भी 100% चीज परफेक्ट नहीं होती. आप गलत भी हो सकते हो. क्या होगा अगर आपको लगा मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन वहां से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द रिस्क मैनेजमेंट. अगर आपको विल मेक श्योर कि जब भी आपको प्रॉफिट हो तो आपको बड़ा प्रॉफिट हो और आपको लॉस हो तो वो छोटा लॉस हो. रिस्क मैनेजमेंट के लेसन हम लोग सीखेंगे. एनालिसिस को सीख गए, क्या एनालाइज करना कि मार्केट कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे आ सकता है. रिस्क मैनेजमेंट को सीख गए कि हमेशा कैसे छोटे लॉसेस लेना है, बड़े प्रॉफिट्स बनाने. तो इन दोनों का एग्जीक्यूशन करना हम सीखेंगे इस चैनल पे. विल लर्न द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर एनालिसिस विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट. ऑलराइट. और अगर हम लोगों ने इसे एग्जीक्यूट करना सीख लिया तो उसके बाद में ये तो हम लोग हो सकता है कि 1, 2, 3 मंथ्स के अंदर हम लोग सीख जाएंगे. लेकिन व्हाट इज गोइंग टू टेक द टाइम एंड दैट इज टू लर्न द ट्रेडिंग साइकोलॉजी. वेल, इसे डेवलप होने में समय लगता है. दोस आर कॉल्ड एज हैबिट्स, दोस आर कॉल्ड एज सम एथिक्स. सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप होने के लिए लगभग हो सकता है कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, डिपेंड्स ऑन यू. लगभग ऑन एन एवरेज यू कैन से 2 to 3 years इट शुड टेक टू डेवलप अ गुड ट्रेडिंग साइकोलॉजी. और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही सबसे 90% इंपॉर्टेंट होता है. इसी साइकोलॉजी से एक ट्रेडर बनता है और इसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब होने से एक लूजर बनता है. So to open the door of fortune in your financial sector, this is Ram Kade. We'll keep on learning on this YouTube channel, Ninja Trading. I'll see you in the next episode. Till then, take care. Signing off.